तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपने पढ़ लिया था और इसके पिछले वीडियो में मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था, मोमेंटम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी दिया था, है ना। चलिए एक दो एग्जांपल और मैं मोमेंटम का देता हूँ। ठीक है, जैसे यही देखिए, दिख रहा है ना आपको मार्कर। इस मार्कर को मैं अभी यहाँ पे रखा अपने हेड पर, तो हमें कोई हर्ट महसूस नहीं होगा। लेकिन इसी मार्कर को अब देखिए, आपको थोड़ा हमको हर्ट लगा, चोट लगा जी, थोड़ा चोट लग गया। ठीक है, सब कभी सोचा आपने इसी यही मार्कर है, ऐसे जनरली हम पुट कर रहे हैं इसको पर हेड पर, तो हमको हर्ट नहीं महसूस हो रहा, चोट नहीं महसूस हो रहा, लेकिन ऐसे चोट लगा ना हमें। क्यों? क्योंकि अगर मोशन है कोई बड़ी, वही मास को मोशन में अगर आप हेड पर रखे हैं तो मोशन तो पढ़े कि P = mv, तो v ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा रहने के कारण हमें हर्ट हुआ। ठीक है, बुलेट तो आप नहीं देखे नहीं होंगे, बुलेट आप लोग देखे नहीं, नाम जरूर सुने होंगे। बुलेट को अगर ऐसे ही आप पर फेंका जाए या किसी दीवार पर फेंका जाए तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लगभग जो बुलेट है उसको आपको फेंका जाए, है ना, दीवार पर फेंका जाए या ऐसे ही फेंका जाए किसी पर, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसी बुलेट को गन से निकला, वही बुलेट अगर गन से दीवार पर मारे तो दीवार में छेद कर देगा। कारण कि जब गन से निकला तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा। क्लियर है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को सिंपली रख रहे हैं और एक मोशन में रख रहे हैं, तो मोशन में रखिएगा तो आपको ज्यादा हर्ट होगी, ज्यादा चोट लगेगी। क्लियर। जैसे वही बताया, बुलेट को अगर ऐसे ही फेंका जाए तो कोई हर्ट नहीं, कोई चोट नहीं लगेगा तो बहुत नाक के बराबर हल्का फुल्का। लेकिन वही बुलेट अगर गन से निकले तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा हर्ट होगी, ज्यादा नुकसान होगी। ठीक है, यही कारण है बुलेट से गोली निकलता है तो आदमी ज्यादा इंज्यूर्ड हो जाता है ना, मर भी सकता है। ठीक है, क्लियर। अभी और 5 अगर वही है, जैसे ही अभी देख लिए मैंने बताया, अभी 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली रखिए या अगर मोशन में रखिए तो मोशन में ज्यादा चोट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, यानी फोर्स ज्यादा। क्लियर है। तो ये सब तो आप लोग है ना पिछले वीडियो में सीख लिए थे, है ना। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। पहले देखिए, कांस्टेंट इनटू मास इज इक्वल टू मास। इसको समझ लीजिए, ये कांस्टेंट है, ये किसका यूनिट मास हो गया, ये तब इज इक्वल टू 15 kg मींस मास ही ना। ये देखिए, ये कांस्टेंट है और ये मास है, तो देखिए 2 से 4 का जाएगा टोटल, तो 10 kg। ये कांस्टेंट है, ये मास है ना। केजी से हमने पता किया कि मास है, इधर भी आ गया kg, यानी ये भी मास है ना। क्लियर। तो कांस्टेंट को अगर मास से इंटू किया जाए तो मास ही रहेगा। कांस्टेंट को अगर मास से इंटू करें, किसी कांस्टेंट नंबर को अगर किसी मास से इंटू करें, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कांस्टेंट नंबर इंटू। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर को मास से इंटू किए तो मास आता है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फार्मूला ऑफ फोर्स, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स का फॉर्मूला देता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का सेकंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला देता है, यानी F = मा। फोर्स देती है मा, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देती है फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये कांस्टेंट नंबर को अगर मास से इंटू किया जाए तो देखिए केजी है तो यहाँ भी केजी है, यानी मास ही देगा। क्लियर है। आगे इसमें आपको काम करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम फॉर्मूला जो F = ma लिखा है ना वीडियो के स्टार्टिंग में, सबसे पहला वीडियो में मैंने ये बताया था F = ma, तो क्यों प्रूव उसका इससे करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 2 तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेलरेशन के टर्म में, और एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोमेंटम के टर्म में। तो पहले मैं एक्सेलरेशन के टर्म में बता रहा हूं, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड, है ना, प्रूव्ड बाय द 2 टर्म्स, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। तो पहले मैं इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, यानी इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इन द टर्म ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम की बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखिए सिंगल फोर्स तो कभी लगेगा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 50 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, ये प्लस तो इधर माइनस,
तो कुछ भी हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन चलिए निकाल रहे हैं, तो एफ बाई एम, एफ कितना यहाँ पर लेंगे 50, 10 या 40, तो एफ लेंगे 40 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स पर। तो रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना 40 हो जाएगा, बाई एम के जगह 10 kg, तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इस सब बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंडेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स कभी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर ही नहीं लगेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रिजल्ट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट माने इनटू किसका प्रोडक्ट, मास और इसका एक्सेलरेशन। क्लियर, मास और इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे प्रूफ भी हो जाएगा किस टर्म में, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन की बात की है ना यहाँ पे, तो ये इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन हुआ। क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, क्या रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि सिंगल फोर्स कभी नहीं लगेगा। एक्टिंग ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का, फोर्स मतलब कौन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जी। जैसे इसमें डायरेक्शन किधर होगा, 50 है, 10 है, प्लस माइनस एफ नेट आ जाएगा 40 न्यूटन। तो डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड। तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स किधर लगा, इधर। तो इधर इधर ये भी इधर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, और इधर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वही मैं लिख दिया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपको एक्सेलरेशन का होगा। क्लियर, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, राइट साइड, तो एक्सेलरेशन चलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, पहले इसको प्रूव करने दीजिए, है ना। रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी, जब भी लगा किसी बॉडी पर ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट इनटू किसका किसका, मास और एक्सेलरेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए थे तो पहले ही बताए थे कि इक्वल आई थी और एक कांस्टेंट आई थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इक्वल आती है और एक कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध। सीधा संबंध किससे निकलेगा, इक्वल से। सीधा संबंध जब भी निकलेगा तो इक्वल से, इसलिए मैंने इक्वल दिया, और एक कांस्टेंट आती है। अब मास पहले से है, एक्सेलरेशन पहले से, यहाँ कुछ नहीं तो इनटू, तो एफ, अब कांस्टेंट इनटू मास, कांस्टेंट नंबर को मास से इनटू करेंगे तो क्या आएगा, मास ही ना आएगा। कांस्टेंट को अगर मास से इनटू करेंगे तो मास ही आएगा, यानी मास एम, इनटू खाली एम लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, ए, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी किससे आया एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एफ इज इक्वल टू मा किससे आया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना। इधर देखिए जरा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 न्यूटन, 40 न्यूटन प्लस माइनस, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ये 5 kg का है, तो एफ नेट कितना निकल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगा 60 न्यूटन, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बाई एम, एफ क्या, एफ नेट ना, तो एफ नेट कितना 60 न्यूटन, और बाई मास हो गया 5 kg, यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द राइट साइड। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड में होगा। फोर्स किधर, क्योंकि ज्यादा फोर्स किधर लगा, ये। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो इन द राइट साइड। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, आपको रिजल्टेंट फोर्स 60 हुआ, किधर, राइट साइड होगा, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा फोर्स है, और एक्सेलरेशन का भी राइट साइड है। तो वही मैंने लिखा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी जो होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द टर्म ऑफ मोमेंटम।
इसके पहले हमने पढ़ा क्या, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने अभी बताया दो टर्म में एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। तो देखिए इन द टर्म ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या है, मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू mv, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी F नेट सिंगल फोर्स तो कभी लगता नहीं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। चलिए F का सिंबल दे दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इस वाले लिखा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी F एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब भी लगेगा फोर्स तो किसी बॉडी पर ही, वस्तु पर ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल आएगी और एक कांस्टेंट आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो एक इक्वल आएगी और एक कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा संबंध, तो सीधा संबंध इक्वल से ही मिलेगा और एक कांस्टेंट आएगी। रेट है ना, तो नीचे टाइम रेट है, मैंने बताया था फिजिक्स के जिस भी डिफिनेशन में रेट आ जाए समझिएगा टाइम नीचे, और चेंज इन मोमेंटम कहाँ चल जाएगा, ऊपर, क्लियर, ओके। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज का फॉर्मूला होता ही है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर कहता चेंज इन वेलोसिटी, उसी तरह अगर कहता चेंज इन वेलोसिटी तो क्या नहीं हो जाता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v और इनिशियल का u, है ना। तो ये सब तो जानते ही आप लोग, ठीक है। तो इक्वल कांस्टेंट, अब फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, मोमेंटम का फॉर्मूला mv। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। जब एक्टिंग ऑन अ बॉडी की बात किया ना, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो मास इज कांस्टेंट रहेगा। मास का भी चेंज, एक ही बॉडी है तो मास कांस्टेंट रहेगा। देखिए जी ये किसके बारे में कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन टू बॉडीज कह रहा है, एक्टिंग ऑन टू बॉडीज की अ बॉडी, तो मास कांस्टेंट होगा। तो चेंज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू का साइन लिखता हूँ, फाइनल मोमेंटम और माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम का सिंबल टी दे दिया, ठीक है। तो एफ इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट का जगह के भी लिख सकते हैं, के मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का सिंबल आप के यूज कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का सिंबल आप के भी यूज कर सकते हैं। अब फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी हो गई ना, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में आपका आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है। डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। माइनस इनिशियल मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो कौन वेलोसिटी, इनिशियल ना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, क्लियर, अपॉन टाइम। कोई डाउट है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए। रेट था तो नीचे टाइम डाल दिए, चेंज इन मोमेंटम ऊपर। तो चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, इंटू
आपको मास कॉमन ले लेते हैं, मास इसमें भी मास इसमें भी, तो इधर इस अंदर बच जाएगा फाइनल वेलोसिटी, सिंबल यूज कर दें फाइनल वेलोसिटी का। चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ इसको, सिंबल यूज कर एम फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी माइनस एम इनिशियल वेलोसिटी का यू, है ना, अपॉन टी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, एम का मास का सिंबल एम, फाइनल वेलोसिटी का भी माइनस मास का सिंबल एम और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का यू। तो एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास कॉमन ले लेते हैं, है ना, कांस्टेंट इनटू एम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, v अपॉन। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा एडजस्ट इसको मैं कर दे रहा हूं, है ना, जगह थोड़ा कम दिया। कांस्टेंट सिंबल इसके एम, फाइनल का यू, एम यू अपॉन टी। तो एफ इक्वल कांस्टेंट और एम कॉमन ले लेते हैं, साइन कुछ नहीं तो इनटू एम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा v और माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v बच गया इसमें u, तो एफ कांस्टेंट इनटू मास क्या हो जाएगा, मास अभी नहीं बताया यहाँ पर, इसके पहले कांस्टेंट इनटू मास, मास अब v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है a, यानी एफ इज इक्वल टू, इससे क्या आ गया a, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू, पढ़े ना जी एक्सलेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू ऑन टी। तो ये देखिए इन द टर्म ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो गया, है ना, ये आपका इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, है ना, दोनों में एक ही चीज प्रूफ हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम है, इसमें भी एफ इज इक्वल टू एम है, और उसके पहले वाला में भी एफ इज इक्वल टू एम ही प्रूफ हुआ। यही है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यही है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैथमेटिकली लिखने का है तो बस इतना, अगर कहेगा राइट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली, तो ये लिखिए। अगर क्वेश्चन कह दे राइट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली का ये हो जाएगा, ये तो लैंग्वेज में होता है, समझ में आ गई बात। अगर कहे राइट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली, तो ये हो गया राइट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली। अगर आपको सवाल कह दे कि फॉर्मूला लिखिए फोर्स का मोमेंटम का मैथमेटिकली, तो बस इतना ही लिखना है, लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैथमेटिकली का मतलब होता है इक्वल लगा के, मैथमेटिकली मींस इक्वल ऐड करके, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल में फाइनल, इनिशियल इनिशियल, कॉमन ले लिए एम, तो v माइनस यू बाई टी क्या होता है, यही हो गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया, डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर से जरूर करेंगे। एक चीज और थोड़ा सा मिट गया, एक और लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी ना, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन द चेंज इन मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी कहाँ है मोमेंटम, नीचे की ओर, मोमेंटम कहाँ है, नीचे की ओर, तो फोर्स भी नीचे की ओर होगा, है ना। इस बात को मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन नहीं किया, मिट गया यहाँ पर, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा, जिधर मोमेंटम का चेंज होगा उधर ही फोर्स होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, बुलेट अगर निकलती है गन से बुलेट निकलती है इस साइड में, है ना, तो फोर्स का इधर डायरेक्शन हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है, क्लियर है। इधर फोर्स उधर ही डायरेक्शन होगा चेंज इन मोमेंटम का, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, फोर्स का डायरेक्शन जैसे चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन। अब देखिएगा मैंने कुछ और पॉइंट्स और क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, तो देखिएगा बहुत आसान है। एफ इज इक्वल टू मास, सब लोग जानते हैं, 8th में भी पढ़े होंगे आप लोग। ए की जगह लिख सकते हैं v बाई टी, फॉर्मूला पढ़े ना, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। तो कहिएगा सर अभी आप बताएं आप v माइनस यू बाई टी। अरे भाई जब u 0 हो जाए तब v बाई टी होगा, v बाई टी कब होगा
जब u जो है 0 होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 देन एक्सेलरेशन v/t। तो v/t हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी वेलोसिटी में से वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही ना होगी जी, ठीक है। तो a का फॉर्मूला v/t पढ़े हैं, तो कहिएगा v माइनस u/t पढ़ा है यहाँ पर भी। u के जगह जब 0 हो जाए तब v/t हो जाएगा ना, क्लियर। तो हम a के जगह रख दिए v/t, तो ऊपर mv हो गया बाई टी। mv के जगह मोमेंटम लिख सकते हैं, है ना। पिछला वीडियो में बताया, अभी भी मैंने बताया mv इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मोमेंटम बाई टाइम। तो एक और फॉर्मूला फोर्स का निकल गया मोमेंटम बाई टाइम, है वो तो जानते करते हैं। यानी फोर्स का दो फॉर्मूला, एक ma और एक मोमेंटम बाई टाइम, यानी mv बाई टी, ठीक है। ma a की जगह लिख दिए v/t। v/t कब होगा, जब u बराबर 0 होगा। अरे मैंने बताया वो पूरे mv बचा, mv की जगह मोमेंटम लिख दिए, तो एक फॉर्मूला मोमेंटम बाई टाइम आ गया, वो ma, यानी दो फॉर्मूला ma और मोमेंटम बाई टाइम। देखिए कुछ क्वेश्चन दे दिए, एक एक्सेलरेशन के टर्म में और एक मोमेंटम के टर्म में। कुछ दो क्वेश्चन दिए, एक एक्सेलरेशन और एक मोमेंटम के टर्म में। तो ये तो क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन आपको शुरू में ही बताया था, पहला या दूसरा वीडियो में, न्यूमेरिकल शायद सेकंड वीडियो में बताया होगा फोर्थ चैप्टर के। फाइंड द फोर्स F1 एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड एक्सेलरेशन इतना। तो फोर्स का फॉर्मूला है m के जगह 2 kg, एक्सेलरेशन 3 तो 6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम से पढ़ा था, क्लियर। तो ये सब तो इजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg और वेलोसिटी इसका 3 मीटर पर सेकंड, के सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए। कहता फाइंड द फोर्स, क्या बताइए, फोर्स बताइए, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, कैसे सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो कहता है बताइए क्या, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, m दिया हुआ है 5 kg, v दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड और t दिया है 2, है ना। तो mv से कर देंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा, पहले मोमेंटम निकाल दिए। तो mv, m के जगह 5 kg, v के जगह 3 मीटर पर सेकंड, यानी 15 kg मीटर पर सेकंड। तो फोर्स का एक फॉर्मूला जानते हैं मोमेंटम बाई टाइम, मोमेंटम रखें 15 kg मीटर पर सेकंड, सेकंड नीचे है, सेकंड कहाँ, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड नीचे है, और टाइम के जगह 2 सेकंड, तो 15/2 हो जाएगा 7.5 kg मीटर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन, क्लियर है ना। तो पहले मोमेंटम निकाल लिए mv से 5 kg, m के जगह और v के जगह 3 तो 15 रख दिया, मोमेंटम बाई टाइम, है ना। तो सेकंड नीचे है तो 7.5 kg मीटर और सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोलते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाया, ध्यान से देखिएगा, है ना। और बताइए, क्रिकेट आप लोग जरूर खेलते होंगे, सब लोग क्रिकेट खेलते होंगे। अगर कोई फास्ट मूविंग बॉल है और जब बॉल पकड़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बॉल पकड़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि बॉल पकड़े और हाथ को पीछे करते हैं, क्यों पता है, ताकि हमें चोट न लगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी बॉल वगैरह पकड़ता है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे पकड़ लीजिएगा ना तो आपको थोड़ा ज्यादा चोट लगने का चांस है। बॉल को डायरेक्ट यहाँ पे पकड़िएगा तो ज्यादा चोट लगने का चांस है, इसलिए बॉल पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब बताइए, एक बच्चा क्या किया, 5 सेकंड पीछे किया और एक बच्चा 8 सेकंड तक पीछे किया। तो जो 8 सेकंड तक पीछे किया ना, जो 8 सेकंड तक पीछे किया उसको कम चोट लगेगा, और जो 5 सेकंड तक पीछे किया उसको ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है, क्लियर। मैंने तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता, 5 सेकंड तक थोड़ी ना पीछे करता है या 8 सेकंड तक, अरे वो तो 1 से 2 सेकंड तक पीछे करता है, बॉल पकड़ के 1 से 2 सेकंड तक पीछे करता है, 5 सेकंड तक उतना कोई नहीं करता है। चलिए मैं एग्जांपल में भी 5 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड नहीं 5 सेकंड 8 सेकंड नहीं लिखा, केवल लिखा है कम टाइम तक और ज्यादा टाइम तक। जैसे यही बॉल मैंने पकड़ा, मान लीजिए इसी को बॉल है, ये क्या है आपका, एक बॉल है, कंसीडर मैंने मान लिया ये बॉल आ रहा था उधर से, मैंने पकड़ा, एक बच्चा 2 सेकंड तक पीछे किया हाथ को, और फिर दूसरा बच्चा पकड़ा, एक बच्चा जो है 3 सेकंड तक पीछे किया हाथ को। तो 3 सेकंड तक जो पीछे किया उसको कम चोट लगेगा, और जो 2 सेकंड तक पीछे किया ज्यादा चोट लगेगा। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, देखिए कैसे। फोर्स का फॉर्मूला m में, एक की जगह v/t लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला m में, और एक की जगह क्या लिख दिए, v/t। v/t कहाँ चला है, एक की जगह लिख दिए v/t, है ना, क्लियर। तो देखिए यानी फोर्स और टाइम में दुश्मनी है,
स्पीड का फॉर्मूला पढ़े ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर वाला और नीचे वाला से क्या चलता है, दुश्मनी चलता है ना। तो उसी तरह फोर्स और टाइम का दुश्मनी चल रहा है, ठीक है, फोर्स और टाइम का दुश्मनी चल रहा है, यानी समझे ना, ऊपर और नीचे से दुश्मनी चलता है। जैसे स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, है ना, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया था। तो देखिए, यानी फोर्स ऊपर है टाइम नीचे है, तो दुश्मनी होता है। दुश्मनी कहने का मतलब अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। वही मैंने लिखा, मोर टाइम टेकन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, मोर टाइम टेकन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रुकने में ज्यादा टाइम लगा तो लेस फोर्स, एंड लेस टाइम टेकन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, कम टाइम लगा किसी ऑब्जेक्ट को रुकने में तो ज्यादा फोर्स, है ना। मोर टाइम यानी ज्यादा टाइम लगा रुकने में तो कम फोर्स, और कम टाइम लगा रुकने में तो ज्यादा फोर्स, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे ब्रेक लगाते हैं, एक ब्रेक लग गया 1 सेकंड में और एक जो ब्रेक लगा 5 सेकंड में, तो जो 1 सेकंड में ब्रेक लगा उसमें ज्यादा खतरा होने का चांस है, क्योंकि 1 सेकंड में जो ब्रेक लगा टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो ज्यादा फोर्स के कारण देखते हैं गाड़ी वगैरह उलटने का चांस ज्यादा रहता है, ज्यादा फोर्स लगता है और जल्दी रुक भी सकता है। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा और हो गया तो उलट सकता है गाड़ी, है ना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, गाड़ी को रोकना चाह रहा है, एक गाड़ी रुका, वही गाड़ी है उतने स्पीड से एकदम, है ना, 2 गाड़ी है एकदम सेम स्पीड है, सेम मास वगैरह सब कुछ सेम है, मोमेंटम वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो है ब्रेक लगाया और रुक गया वो 3 सेकंड में, और दूसरा जो ब्रेक लगाया वो रुका आपका 8 सेकंड में। तो जो 3 सेकंड में रुका कम टाइम तो ज्यादा फोर्स, तो जल्दी वो रुक जाएगा। 3 सेकंड में रुका उसमें ज्यादा फोर्स लगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा तो जल्दी रुक जाएगा। और हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा फोर्स हो जाए तो हो सकता है गाड़ी उलट जाए, ऐसा होता है एकदम एकाएक ब्रेक लेने पर एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। मैंने कल बताया था, इसलिए तो सीट बेल्ट वगैरह पहना जाता है जी, पिछला वीडियो में मैंने चर्चा किया था, सीट बेल्ट वगैरह पहना जाता है, क्यों, ताकि जो है ब्रेक लगे तो हम कहाँ आगे झुक जाते हैं, हमारा जो है अपर पार्ट आगे चल जाता है, तो ब्रेक जो सीट बेल्ट है वो आगे जाने नहीं देता, वो रोक लेता है। सीट बेल्ट आगे जाने नहीं देता, रोक देता है, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम जाती है, ठीक है। वही जो रोका 8 सेकंड में तो ज्यादा टाइम तो फोर्स कम फोर्स लगता है, तो ज्यादा टाइम में रुका, है ना, तो ज्यादा टाइम में रुका, थोड़ा सा जो है देरी से भी रुका और गाड़ी उलटने का चांस नहीं रहता है, ठीक है, क्लियर है। तो वही मैंने लिखा है, फोर्स और टाइम के साथ दुश्मनी, यानी मोर टाइम टू टेक एन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ज्यादा टाइम तो कम फोर्स, और लेस टाइम टेकन टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट तो ज्यादा फोर्स। केस 1 मैंने लिखा है, इफ अ फास्ट मूविंग बॉल कैचेज, हम फास्ट मूविंग बॉल को कैचेज कर रहे हैं, क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, अभी मैंने बताया एक जो है क्या किया, 3 सेकंड तक हाथ को पीछे किया, एक 5 सेकंड तक हाथ को पीछे किया, तो 3 सेकंड तक जो पीछे किया उसको ज्यादा चोट लगेगा, क्योंकि कम टाइम है ना, ज्यादा फोर्स। तो ही मैंने लिखा इनेमी का मतलब दुश्मन होता है जी। इफ अ फास्ट मूविंग बॉल कैचेज बाय पुलिंग बैक, आप कैचेज कैसे करते हैं, बॉल पकड़े या छोड़ दिए, अरे आप कैचेज करते हैं तो बॉल पकड़े या छोड़ दिए, बॉल पकड़ के हाथ को पीछे लाते हैं, पुलिंग बैक योर आर्म्स, मतलब अपने हाथ को पीछे लाते हैं, है ना, फॉर मोर टाइम, ज्यादा टाइम तक, तो हमें कम फोर्स का एहसास होता है, कम चोट लगता है, यानी कम फोर्स, है ना। हाथ को ज्यादा टाइम तक पीछे करते हैं तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, तो फोर्स कम लगता है यानी कम चोट लगता है। वही केस 2, इफ दिस बॉल कैचेज बाय पुलिंग बैक योर आर्म्स लेस फॉर लेस टाइम, अगर इस बॉल को आप कैचेज करते हैं, है ना, इस बॉल को आप कैचेज करते हैं और पुलिंग बैक और हाथ को पीछे करते हैं कम टाइम तक, है ना। इफ दिस बॉल कैचेज, इस बॉल को आप कैच करते हैं, पकड़ते हैं, आप पुलिंग बैक, है ना, आप कहाँ करते हैं, हाथ को पीछे करते हैं, आर्म्स को आप क्या करते हैं, पीछे करते हैं, फॉर लेस टाइम, कम टाइम तक, तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो बी फील मोर है तो ज्यादा चोट लगने का चांस रहता है ना, क्लियर है। इसलिए जब भी आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो अगर बॉल बैट आप पकड़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए बॉल को पकड़ के ज्यादा टाइम तक जो है पीछे की ओर ले जाए, ज्यादा टाइम से आपको बॉल छूटने का भी चांस कम रहता है। अगर आप बॉल पकड़े और ज्यादा टाइम तक पीछे की ओर ले गए, है ना, तो आपको बॉल गिरने का चांस भी कम रहता है। अब एक बॉल को पकड़ते हैं ना तो टाइम कम फोर्स ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा लगने से हो सकता है बॉल आपके हाथों से छूट जाए,
अगर एकाएक आप बॉल को पकड़ते हैं हाथ को पीछे किए कम टाइम तक तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब फोर्स ज़्यादा लगने से हो सकता है बॉल आपका गिर जाए ज़मीन पर, लेकिन बॉल पकड़ को आप पीछे करते हैं, बॉल पकड़ के कहाँ करते हैं, पीछे करते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो फोर्स आपका कम लगता है, तो फोर्स कम लगेगा तो गिरने का चांस बॉल का। देखिए एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा ये, लेकिन मैं आपको वैसा मौका नहीं आने दूंगा। मोर ऑन न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, फर्स्ट और सेकंड लॉ के पर कुछ जो है फैक्ट देख रहे हैं, जो मतलब फर्स्ट लॉ भी फॉलो करेगा और सेकंड लॉ भी फॉलो करेगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर कुछ मोर मतलब कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं। मोर ऑन न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन के फर्स्ट और सेकंड लॉ पर कुछ मोर मतलब कुछ ज्यादा जानकारी। देखिए ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्टेंट फोर्स 0, इधर भी 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो एफ नेट हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ नेट जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एफ नेट 0 यानी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, ए बराबर एफ बाई एम, एफ तो रिजल्टेंट है जी, एफ मतलब कौन है, रिजल्टेंट ऑफ एफ, तो एफ नेट की जगह 0 और बाई एम यानी 0, दैट इज यानी एफ इफ 0 देन ए ऑल्सो 0, है ना। एफ 0 तो ए भी क्या हो जाता है 0, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो बॉडी क्या में होगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वही मोशन में रहेगा, है ना। तो ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ में तो है एफ और ए आ गया यानी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ आपको क्या कहा था, एफ इक्वल टू मास, तो जिसमें एफ और ए की चर्चा हो गई, एक्सेलरेशन की चर्चा हो गई, इसका मतलब वो न्यूटन सेकंड लॉ आएगा। उसमें कौन सा लाएगा, सेकंड लाएगा। लेकिन इसमें एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। कहने का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है, रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है इसका मतलब बॉडी क्या में है, रेस्ट में है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इज 0 दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी क्या में होगा, तो रेस्ट में होगा, है ना। रिजल्टेंट फोर्स 0 तो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी क्या में है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और अगर मोशन में है तो ऑलवेज इन दैट मोशन, हमेशा उसी मोशन में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो एफ नेट 0 रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो हमेशा वही मोशन है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, और इसमें ए की चर्चा कर दी, इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का भी तो स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो ही मैंने लिखा इफ वी पुट एफ 0 तो ए भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब नो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, है ना, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा, यानी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूविंग है तो विल बी कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा सेम स्पीड के। बट दिस इज स्टेटमेंट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, यह स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ का। इन दिस स्टेटमेंट वी टॉक अबाउट ए एंड एफ। इस स्टेटमेंट में हम क्या ए की भी बात कर दिए हैं और एफ की भी बात की है, दैट इज इट इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इसका मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ का भी केस हो जाएगा, ठीक है। एंड इट में सी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यानी कभी कभी ऐसा लगता है, इट में सी मतलब लगना, सी मतलब लगना है, SEEM सी मीन्स लगना, मालूम पड़ना, ऐसा कभी कभी मालूम पड़ता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक स्पेशल केस है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर? एक बार फिर से मैं देख लेता हूं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके। कभी कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। स्पेशल केस मतलब हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी। कब होगा, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो ही मैंने लिखा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ पर कुछ इंफॉर्मेशन, न्यूटन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। अगर एफ 0 हो तो ए भी पक्का 0 होगा, यहाँ पर निकाल दिए एफ क्या, एफ नेट ना जी, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा, तो 0/m यानी 0, तो एफ 0
तो ए भी आपका 0 होगा। इसका मतलब नो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स आप पे नहीं लगने वाला है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगने वाला। यानी बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में होगा, मूविंग है, मोशन में है तो हमेशा कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेमस, हमेशा उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। बट दिस स्टेटमेंट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम एफ की बात किए हैं और टॉक अबाउट एफ एंड ए। इसका मतलब एफ और ए यानी न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या है, एफ इज इक्वल टू एम, यही ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाले थे। तो एफ और ए की बात हो गई, एफ और ए की बात आ गई, यानी ये क्या स्पेशल केस है न्यूटन सेकंड लॉ का। तो F0 तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी हो जाएगा, क्योंकि एफ और ए की बात हो गई तो न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है हाइट मशीन, ऐसा हमें लगता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कभी कभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी केस बन जाता है, ओके।